अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है एंटी टेस्ट के हवाले से। और हमारा टॉपिक जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं लेक्चर 15 में। तो सबसे पहली सिचुएशन जो हमारी है वो है स्ट्रिंग एंड फ्लैट सरफेस हॉरिजॉन्टल सर्कल में। मतलब आपके पास एक रोप है फ़र्ज़ करें, और आप उसके साथ किसी चीज़ को बांध के अपने हेड के ऊपर हॉरिजॉन्टल सर्कल में उसको मूव करवाएं, या फिर टेबल के ऊपर एक फ्लैट सरफेस टेबल के ऊपर आप रस्सी को किसके साथ बांधें और उसको एक जगह पे फिक्स कर दें और उसको घुमाएं उस फ्लैट सरफेस के ऊपर। तो इस तरह की सिचुएशन में हम सेंट्रीपिटल फोर्स के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो ऐसी सूरत में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड करती है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं mv²/r के बराबर है। तो इस सूरत में टेंशन इन द स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू mv²/r इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग इन सर्कुलर पाथ्स ऑफ रेडियस r। तो यहाँ से अगर आप देखें तो v²/r जो है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो एक्सेलरेशन को हम अगर m को उधर ले जाएं तो एक्सेलरेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू T/m, टेंशन ओवर मैस। अगर आपको टेंशन दी स्ट्रिंग दी हो और उससे और मैस दिया हो बॉडी का, तो हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसी तरह अगर हमें एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया हो और मैस दिया हो तो हम टेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला भी आपके जहन में होना चाहिए। अगर आप वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ से निकालेंगे तो वेलोसिटी बराबर आएगी T/m और इसका स्क्वायर रूट, इसी फार्मूले से। ठीक है। तो अगर आपने स्पीड निकालनी हो उस बॉडी की, फ़र्ज़ करें वो बॉडी यहाँ पे है और वो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं T/r/m। और T यहाँ पे क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जहन में रखना है तो टेंशन, लेकिन अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन हो तो वो इसकी जगह आप पुट कर देंगे। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो जहन में रखें कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में टेंशन इन द स्ट्रिंग हमेशा सेम रहेगी। टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी? कांस्टेंट होगी हर जगह पे, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी, हर जगह टेंशन कांस्टेंट होगी। क्यों? सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द मोशन। इस तरह अगर हमें इस तरह क्वेश्चन में पूछा जाए कि गिवन टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट तय हो चुका होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो आप किस फार्मूले से करेंगे वो मैं आपको लिख देता हूँ। अगर एक फ़र्ज़ करें 1 रेवोल्यूशन हुई है, फॉर 1 रेवोल्यूशन 2πr डिस्टेंस तय होता है, क्योंकि सरकमफ्रेंस 2πr के बराबर है। और अगर n रेवोल्यूशन होती हैं तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 2nπr होगा। जो डिस्टेंस है, इक्वल नहीं, डिस्टेंस जो है वो इसके बराबर होगा। ठीक होगी बात। तो अगर आपको टाइम के लिहाज से पूछा हो तो डिस्टेंस आपको पता है किसके बराबर होता है? s इज़ इक्वल टू vt। तो vt इज़ इक्वल टू 2nπr। इस फार्मूला की मदद से आप नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन निकाल सकते हैं कि इतने टाइम में इतनी रेवोल्यूशन है, और ये जो स्पीड है ये हमें पहले निकालनी होगी, जो इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। ये इसकी एक एग्जांपल है इस तरह के केस में कि अगर इतने ग्राम का मैस एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है, तो आपने मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। अगर आपको मैक्सिमम जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकती है स्ट्रिंग की 40 न्यूटन, या उसके बाद वो टूट जाएगी, तो मैक्सिमम टेंशन होगी। तो अगर आप गौर करें, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है जितनी ज़्यादा होगी, टेंशन जितनी ज़्यादा, वेलोसिटी उतनी ज़्यादा। तो जब टेंशन मैक्सिमम होगी तो स्पीड भी मैक्सिमम होगी।
तो मैक्सिमम स्पीड पूछी है और नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 मिनट पूछा है। तो सिंपली सबसे पहले आपने इनको सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेके जाना है। तो 250 ग्राम को आप 0.25 kg लिखेंगे, या पावर्स की सूरत, सॉरी kg लिखना था, या पावर्स की सूरत में लिख लें, ठीक है। इसी तरह 40 सेंटीमीटर को आपने 0.4 मीटर लिखना है 100 से डिवाइड करके। तो यूनिट आपने सेम रखने। 1 मिनट को 60 सेकंड लिखना है। तो अब उसके बाद वही फार्मूले आपने लगा देना है सिंपल, कि आपको मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी टेंशन दे दी है स्ट्रिंग की 40 न्यूटन। तो टी, तो इसकी मदद से आप क्या करेंगे, वो फार्मूला लगाएंगे V = TR/m का, और यहाँ से मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी अगर आप टेंशन मैक्सिमम पुट करेंगे, ठीक है। आप ये खुद करेंगे। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी ज़ाहिर बात है फिर मैक्सिमम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा वो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, T/m। तो जब टेंशन मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। इस तरह नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 मिनट, ये भी हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो वही फार्मूला मैं लगाऊंगा, Vt = 2n/r। तो n निकाल लें तो n बराबर किसके होगा, Vt/2πr। तो इस तरह आपकी नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन आ जाएंगी इन 1 मिनट। तो t की जगह आप 60 पुट कर देंगे, ठीक है, और v की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करेंगे, r आपको गिवन है। तो इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन हो जाता है। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। और टेंशन जितनी ज़्यादा होगी उसके साथ, मतलब आपको कहे कि स्ट्रिंग की जो मैक्सिमम टेंशन है, आपने एक दूसरी स्ट्रिंग लगाई, एक दूसरी स्ट्रिंग लगाई, इसी क्वेश्चन में फ़र्ज़ करें एक स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दिया किसी दूसरी मटेरियल से, तो उसकी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 80 न्यूटन आ जाए फ़र्ज़ करें। यानी आपको इस तरह केस दे दिया जाए कि मैक्सिमम जो टेंशन है जो स्ट्रिंग में आ सकती है वो 80 न्यूटन है। तो इस सूरत में क्या फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों पे? तो अगर आप देखें, ये टेंशन के साथ यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ कह लें, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन के बराबर होती है, तो उसके साथ ये डायरेक्ट रिलेशन है स्क्वायर रूट के साथ। तो जो यहाँ पे स्पीड आएगी ना, उसको आप √2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इस सूरत में जो नई स्पीड आएगी उसको आप लिखेंगे √2 टाइम्स इनटू वो स्पीड जो हम इस फार्मूले में, इस क्वेश्चन में निकाल चुके होंगे। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, ठीक है। तो इस तरह आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। मैथ्स को चेंज करने से क्या होगा, यानी अगर 500 ग्राम वाला मैथ्स हो जाता, 250 था 500 हो जाता, तो इससे डबल हो जाता। तो मैथ्स के साथ रिलेशन भी इन्वर्स है। तो उस सूरत में अगर मैथ्स फ़र्ज़ करें, कहते कि जो मैथ्स है वो 500 ग्राम हो गया, यानी पहले से डबल हो गया, तो उस सूरत में रिक्वायर्ड स्पीड जो है वो, सॉरी मैक्सिमम स्पीड उस सूरत में क्या होती, अगर मैक्सिमम टेंशन 40 न्यूटन ही रहती तो वो कितना हो जाता, जो भी पहले वैल्यू आती उसको √2 टाइम से माइनस कर देते हैं, ठीक है, जो भी स्पीड आती, क्योंकि इनका इन्वर्स का रिलेशन है, तो स्पीड ने कम होना था। नेक्स्ट सिचुएशन है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन बाय स्ट्रिंग एट एन एंगल, जिसे हम कॉनिकल पेंडुलम भी कहते हैं। जैसे आप एक पत्थर को बांधें एक रस्सी से और अपने नीचे, सर के ऊपर नहीं, निचली साइड पे उसको गोल दायरे में घुमाना शुरू कर दें, तो इस तरह की सिचुएशन बनती है। तो फ़र्ज़ करें ये जो है ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ये वो एंगल है जिस एंगल पे आप उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस सूरत में सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगी? क्योंकि इसमें किसी एंगल पे उसको घुमा रहे हैं, तो इसमें जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो पहले टेंशन के कंपोनेंट्स निकालेंगे हम। आप इसमें देखेंगे ये टेंशन है वो इस डायरेक्शन में है, इसमें
ठीक है। तो इसके जब दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा। जो इस डायरेक्शन में है वो मैथ से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मैथ जो है वो डाउनवर्ड होगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ ये बचेगा। तो आप देखेंगे ये आता है टी साइन थीटा, ये आता है टी साइन थीटा। तो आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यानी mv ओवर r इज इक्वल टू टी साइन थीटा। क्यों? टी कॉस थीटा ये आएगा, आप इसको कर सकते हैं, और ये mg यानी मैस, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टी साइन थीटा के बराबर होगी। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसको एक्सेलरेशन बराबर किसके होगा, जो हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें टी साइन थीटा ओवर m आएगा, जो पिछले केस में t ओवर m था, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स t थी। तो जो भी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उसको मैथ से डिवाइड कर दें तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। यहाँ पे स्पीड कैसे निकालेंगे, वो भी इसी तरह निकालेंगे ये v को। तो अगर आप देखें तो v बराबर आएगा t साइन थीटा इंटू r डिवाइडेड बाई m। वही फार्मूला है सेम उसी तरह का, उसमें t r ओवर m था, इसमें t साइन थीटा r ओवर m है, क्योंकि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स t साइन थीटा है। ये भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, तो और इसमें भी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट रहेगी, तो टेंशन भी इसमें कांस्टेंट रहेगी। तो जब तक थीटा कांस्टेंट है तो टी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो टेंशन इसमें कांस्टेंट ही रहेगी, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेम रहेगी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपके पास 75 ग्राम बाल है और उसको आप कॉनिकल पेंडुलम की सूरत में एक बच्चा उसकी व्हीलिंग कर रहा है। तो जो रस्सी है जिससे उसने उस बॉल को बांधा हुआ है वो 50 सेंटीमीटर की है, यानी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में 40 सेंटीमीटर के रेडियस में वो ये मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो आपने वो एंगल निकालना है जिस एंगल पे वो कर रहा है, टेंशन निकालनी है, और स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स एक सेकंड में कितनी वो रेवोल्यूशन करेगा। तो सबसे पहले तो वही काम करें, यूनिट सिस्टम 0.075 kg, या इसको अगर आप 75 10⁻³ kg कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है पावर्स में, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान होती है। लेंथ जो है वो 0.5 मीटर आ गई, हाफ मीटर, और जो रेडियस ऑफ द पाथ है वो आ गया आपके पास 0.4 मीटर। एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे निकालेंगे पहले उसको देखते हैं। तो अगर आप देखें आपको ये रेडियस दिया हुआ है, ये वाला 0.4 मीटर ये रेडियस है। तो अगर आप इस लेंथ वेक्टर को या इस लेंथ को ये वाली लेंथ निकालें इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये L साइन थीटा आएगा, ये परपेंडिकुलर बनता है ये बेस, तो ये L कॉस थीटा आएगा ये चीज़, और ये L साइन थीटा आएगी, यानी ये इसको मैं लिख सकता हूँ L साइन थीटा। तो L साइन थीटा बराबर है R के, रेडियस के। तो इससे बड़ी आसानी से आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें एंगल निकालना है। तो L साइन थीटा इज इक्वल टू R, L जो है 0.5 दिया हुआ है आपको, ठीक है, साइन थीटा इनटू जो R है वो 0.4 है। तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं, वो आप खुद करेंगे। फिर टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट था टेंशन का वो T cos थीटा था, और जो इस डायरेक्शन में है वो mg था। तो ये दोनों को बैलेंस करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो T cos थीटा है वो बराबर है mg के। तो इस फार्मूले से आप टेंशन भी निकाल सकते हैं।
तो ये फार्मूला लगाएं तो टेंशन आपके पास आ जाएगी mg ओवर cos थीटा। m भी गिवन है, g आप 9.8 या 10 पुट कर लें, और थीटा आप यहाँ से निकाल चुके होंगे, ठीक है, साइन इनवर्स लेके 0.4 ओवर 0.5 का। तो इस तरह आपके पास टेंशन भी आ जाएगी इन द स्ट्रिंग। फिर आगे स्पीड, तो स्पीड का फार्मूला भी हम पहले लिख चुके हैं, तो ये स्पीड का फार्मूला हम पहले निकाल चुके हैं, तो सारी वैल्यूज़ t भी निकाल चुके हैं, तो आप यहाँ से v भी निकाल सकते हैं। फिर रहेगी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी अगर आप गौर करें v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर टी होता है या 2 पाई एफ, तो r 2 पाई आर एफ ये v के बराबर है, इज़ इक्वल टू v। तो यहाँ से आप f निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी 2 पाई r ओवर v, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। तो इसकी ज़रा प्रैक्टिस करें तो ये क्लियर हो जाएगी आपकी चीज़ें। फिर ये है फ्लैट कर्व्स, मसलन आप मोड़ मुड़ते हैं या इस तरह की फ्लैट कर्व्स पे मोशन होती है सर्कुलर, तो उस सूरत में क्या होगा, फ्लैट सरफेसेस या फ्लैट कर्व्स। तो उस सूरत में जो अगर कर्व्स लें, जैसे आप मोड़ मुड़ रहे हैं किसी, तो उसकी एक फ्रिक्शन होती है उस मटेरियल की, सड़क की, रोड की, या कोई वुड हो सकती है, उसकी एक फ्रिक्शन होती है। तो इस सूरत में जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन ऑफ द रोड या दैट मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो इस सूरत में जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बराबर होती है म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स। हमेशा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स। म्यू क्या है यहाँ पे, ये फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, वो हर मटेरियल के लिहाज से डिफरेंट होता है, और एन क्या है, नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल फोर्स आप देखेंगे वो आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ये मैस सॉरी वेट का, और ये नॉर्मल फोर्स होगी, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स इस सूरत में जब ये फ्लैट कर्व है तो वो mg के बराबर होती है, क्योंकि एक दूसरे को ये बैलेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बराबर आ जाएगी Fc विल बी इक्वल टू म्यू mg, n की जगह आपने mg लगा दिया। तो अगर मैं यहाँ पे mv² पुट कर दूँ, यानी इस Fc की जगह mv² ओवर r, तो कुछ इस तरह का फार्मूला बनेगा, mv² ओवर r इज़ इक्वल टू म्यू mg, m कैंसिल हो जाएगा। तो जो म्यू है, जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, वो बराबर होगा v² ओवर r इंटू जी उधर जाके डिवाइड होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रिक्शनल कोफिशिएंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, ये मास के इंडिपेंडेंट होता है। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स म्यू mg आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो है वो वेट के बराबर होती है, इसको बैलेंस करती है। तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स म्यू mg। तो अगर Fc की जगह हम mv² ओवर r लिख दें तो म्यू की वैल्यू ये आती है, जो आपको दिख रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी मास। तो इस सूरत में स्पीड कैसे निकालेंगे ऑब्जेक्ट की, तो स्पीड सिंपली v इज इक्वल टू म्यू जी आर, उसका स्क्वायर रूट ले लें इसी फार्मूले से, कोई नया फार्मूला नहीं, इसी फार्मूले से। ये तो जाके मल्टीप्लाई होंगे और ये स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। और एक्सेलरेशन इस सूरत में किसके बराबर होगा, तो एक्सेलरेशन जो है वो म्यू जी के बराबर होगा। यानी अगर आपको एक्सेलरेशन दिया है तो आप कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। सिर्फ एक्सेलरेशन आपको दिया, क्योंकि जी आपको नाउन होगा।
ये इसकी एग्जांपल है जी। अ 1500 kg कार इज़ ट्रैवलिंग एट 24 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ फ्लैट 100 मीटर रेडियस टर्न। तो हाउ लार्ज इज़ फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द कार, यानी रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स कितनी होगी। तो सिंपल mv²/r वही बराबर होगी फ्रिक्शनल फोर्स के, क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स वो फ्रिक्शनल फोर्स के ही बराबर होती है। तो mv²/r जो पुट करेंगे वो f के बराबर आ जाएगी, यानी फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर आ जाएगी। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप खुद इसको कर लें। मिनिमल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा इस सूरत में रोड और कार के टायर्स के दरमियान। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, सेंटीमीटर फोर्स निकाल ली जो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगी Fc, जो भी वैल्यू आएगी वो उसको बराबर रख देंगे μmg। ठीक है, तो इधर जो भी वैल्यू होगी तो म्यू बराबर आ जाएगा रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स जो हमने mv²/r से फाइंड की होगी डिवाइडेड बाई mg। ठीक है, तो इस तरह करके मिनिमल आपका जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है वो आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट है इसका, हाउ वुड दिस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बी चेंज्ड इफ़ 3000 kg ट्रक वर ट्रैवलिंग थ्रू द सेम गैलेक्सी। पहले कितना था 1500 कार, अब वो कह रहा है उससे डबल मैस का एक ट्रक है जो आएगा, तो फ्रिक्शन के कोफिशिएंट पे क्या असर पड़ेगा। हम पहले बात कर चुके हैं, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैस, तो कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, जो चेंज है वो बिल्कुल नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंजिंग। नंबर 4 है जी बैंक्ड कर्व्स, यानी फ्लैट कर्व नहीं, यानी जो अक्सर आप देखते हैं कि जो कार रेसेस होती हैं या मोटर बाइक की रेसेस होती हैं सर्कुलर ट्रैक में, तो उसमें उन्होंने जो उसके किनारों को बैंक्ड किया होता है, यानी थोड़ा टिल्ट किया होता है। तो उस सूरत में जो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स होती है वो फ्रिक्शन प्लस उस बैंकिंग की वजह से आती है। तो हम देखेंगे इसमें जो आपको क्वेश्चन आ सकता है, मैं सिर्फ वही लिखूंगा कि वो क्रिटिकल वेलोसिटी जिस पे फ्रिक्शन की ज़रूरत ना पड़े फॉर रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स, उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो वो किसके बराबर होगा, तो मैं उसका फार्मूला लिख देता हूँ। ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला है, यानी वो वेलोसिटी जिस पे फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं रहेगी फिर भी वो ऑब्जेक्ट या वो कार है बाइक है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती रहेगी अगर फ्रिक्शन ना भी हो, तो उसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो वो rg tan थीटा के बराबर आती है। r वो कर्व पाथ का रेडियस होगा, g आपको पता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, और tan थीटा वो है जो बैंकिंग का आपको एंगल दिया होगा। इसका आगे हम क्वेश्चन करते हैं। तो अब इसमें ज़रा जो मेन चीज़ आपने समझनी है, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी आ गई, मतलब अगर मैं कहूँ कि आपको जो कार है या बाइक है उसकी स्पीड जो है वो क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा है, उस सूरत में फिर वो ट्रैक काफ़ी नहीं होगा रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए फिर फ्रिक्शन भी रिक्वायर्ड होगी, और रोड की फ्रिक्शन तो होती ही है। ठीक है, और वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी आपको सेंटीमीटर फोर्स। लेकिन अगर क्रिटिकल वेलोसिटी जितनी या उससे कम हुई तो विदाउट फ्रिक्शन भी आप वहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स यानी उस सर्कल में मूव कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक रेस ट्रैक है, उस पर कार्स जो हैं ट्रैवल कर रही हैं थ्रू 316 मीटर रेडियस कर्व दैट इज़ बैंक्ड एट 31 डिग्री। तो एंगल आपको दे दिया है। अब उसने पूछा ये है कि एट व्हाट स्पीड द रेस कार्स बी ट्रैवलिंग इफ़ दे वांटेड टू पास थ्रू दिस कर्व फ्रिक्शनलेसली। फ्रिक्शनलेसली आपने पास करना है, तो उस सूरत में आप क्रिटिकल वेलोसिटी उसकी निकाल लेंगे, क्रिटिकल स्पीड कह लें,
तो वो बराबर आएगी 316 R G 9.8 1031। ठीक है, आप ये कैलकुलेट करेंगे। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो इससे ज़्यादा अगर स्पीड आएगी तो आप फ्रिक्शनलेसली उसको सर्कल में मूव नहीं करवा सकते। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू जो है वो फ़र्ज़ करें आ गई है 100 मीटर पर सेकंड। फ़र्ज़ करें, मुझे अब पता नहीं है, वो कैलकुलेशन आप ख़ुद करें। तो अगर हम कहते हैं कि कार की स्पीड 110 मीटर पर सेकंड हो गई है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, स्पीड है उसकी। तो अब ये स्पीड है जिस पे कार वो ट्रैक में मूव कर रही है। तो सिर्फ बैंकिंग काफ़ी नहीं होगी, फ्रिक्शन ऑफ द रोड भी रिक्वायर होगी। यानी फ्रिक्शन होगी तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज़ ओवरटर्न कर जाएगा, यानी अलॉन्ग द टेंजेंट मूव कर जाएगा। तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल। इसकी लास्ट एग्जाम्पल या वो टाइप हम देखते हैं ग्रेविटेशन एंड सेटेलाइट। तो ये फ़र्ज़ करें वो प्लैनेट है, यानी फ़र्ज़ करें अर्थ है, और ये वो सेटेलाइट का ऑर्बिट है जो वो अर्थ के अराउंड जिसमें मूव कर रहा है। तो इस सूरत में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर होगी, यानी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मैथमेटिकली किसके बराबर होगी। तो सिंपली इसमें आप ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो अगर इस सेटेलाइट का मास m है तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इसके बराबर होगी Gm। ये मास ऑफ अर्थ है, ये इसका मास है, मास ऑफ अर्थ, ये प्लैनेट जो भी प्लैनेट होगा, और ये रेडियस होगा उस ऑर्बिट का सेंटर टू सेंटर। तो ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो अगर मैं इसको mv² और r के बराबर रखूँगा तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। तो ये इस तरह इसकी स्पीड आ जाएगी, सेटेलाइट की स्पीड Gm/r। ये जो r है यहाँ पे, ये जहन में रहे कि r बराबर है रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये वो हाइट है सरफेस फ्रॉम द अर्थ से, और यहाँ तक वो रेडियस r है जो अर्थ का रेडियस होगा। तो ये h भी हम फाइंड कर सकते हैं अगर स्पीड के साथ रिलेशन देखें। तो इसमें अगर आप देखें कि v जो है वो r के साथ इन्वर्स रिलेशन रखता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा दूर सेटेलाइट होगा उतनी रिक्वायर्ड स्पीड कम होगी या रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी। इस चीज़ को हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, पहले 7-8 लेक्चर्स में देखें तो इसको हम बड़ी तफसील से इस तरह के रिलेशन को हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसकी रेशो कैसे आएगी, अगर एक रेशो दी है दूसरी कैसे फाइंड करनी है, वगैरह वगैरह। तो ये कुछ आपको सिचुएशन थी जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है वो हमने डिस्कस किया और उसके कुछ एग्जांपल्स देखी। तो कि इस सूरत में एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, वेलोसिटी कैसे निकालनी है, स्पीड कैसे निकालनी है, और कितना टाइम लगता है, मतलब टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वर्टिकल मोशन देखेंगे, सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।